हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जो कि है रत्ना त्राया क्लासेस। ओके, सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे विजन आईएएस का टेस्ट सेकंड का पार्ट सेकंड। ओके, सो जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 से, क्योंकि 48 तक हमारा पहला पार्ट में हो चुका है कवर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि है consider the following statements with reference to dissolution of the panchayat under the constitution. Just a second. So क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द डिसोल्यूशन ऑफ पंचायत अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो डिसोल्यूशन ऑफ पंचायत के बारे में पूछा है, क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ नॉट स्पेसिफाइड द ग्राउंड्स फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ पंचायत। इज इट ट्रू? यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि पंचायत कैसे डिसॉल्व हो। और ये पंचायत का डिसोल्यूशन किस आर्टिकल के अंदर आता है, तो वो आता है अंडर आर्टिकल 243E। ओके, जिसमें बात करता है कि टेन्योर कितना ईयर का होता है पंचायत का, तो 5 ईयर का। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द न्यू पंचायत कॉन्स्टिट्यूटेड अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ पंचायत बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ इट्स ड्यूरेशन कंटिन्यूज ओनली फॉर रिमाइंडर ऑफ द पीरियड। इज इट ट्रू? यस, इट्स ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। एंड अगर हम पंचायत के बारे में कुछ अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा, पंचायत हमारा कौन से पार्ट में आता है, तो वो हमारे पार्ट 11 में आता है। ओके, जिसके अंदर 29 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है। ओके, सो और ये कौन से अमेंडमेंट से लाया गया था, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में। ओके, सो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग दी पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एंड डिसोल्यूशन के रिगार्डिंग। ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज both statement are correct. Okay, next question is which of the following qualifications are required for the appointment of district judge। डिस्ट्रिक्ट जज होने के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ही शुड नॉट ऑलरेडी बी इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। जी हाँ, वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के सर्विस में नहीं होना चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज he should have been an advocate or pleader for 5 years। is it true? no, ये करेक्ट नहीं है, बिकॉज ये 5 ईयर ना होके 7 ईयर है। ओके, सो सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड थर्ड का अगर हम देखते हैं, he should be recommended by the high court for appointment। yes, it's also correct। so answer for this question is option number B, which is 1 and 3 is the correct। okay, next question is which of the following committees have made recommendation regarding the सेंटर स्टेट रिलेशन। तो इनमें से कौन सा कमिटी है जो सेंटर स्टेट रिगार्डिंग रिकमेंडेशन दिया था। ओके, और इसमें करेक्ट पूछा है। सो फर्स्ट है खुसरो कमेटी। नो, ये सेंटर स्टेट के रिगार्डिंग नहीं है। ये किससे रिलेटेड है, तो एग्रीकल्चरल रिव्यू कमेटी है ये। ओके, एग्रीकल्चरल रिव्यू कमेटी जो कि 1989 में लाया गया था। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं, जो कि अब तो खैर उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, क्योंकि ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 वाला ऑप्शंस आने लगा है, बट स्टिल कुछ क्वेश्चंस में एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जांपल हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, अगर हमको ये पता है कि खुसरो कमेटी इससे सेंटर स्टेट रिलेशन को रिकमेंड नहीं किया था, तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर आ जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। 2, 3 एंड 4 इज़ द करेक्ट आंसर, विदाउट इवन नो कि ये स्टेटमेंट सही है, ये कमेटी सही है इसके रिगार्डिंग या नहीं, सिर्फ एक कमेटी जानने से। बट अभी वैसा जो ऑप्शन सेट है वो अभी कम हो गया है, बट कभी कभी काम आ जाता है। ओके, सो आंसर तो हमें पता चलेगा 2, 3 एंड 4 है, बट स्टिल हम देखते हैं राजमन्नार कमेटी जो कि आया था, कब लाया गया था तो ये 1969 में आया था, जो कि इसके रिगार्डिंग है
सेंट्रल स्टेट रिलेशन एंड MM पुंची कमेटी भी, जो कि सेटअप किया गया था 2007 में, बट इसका रिकमेंडेशन कब आया था? 2010 में आया था। ओके, एंड अगर हम सरकारिया कमीशन की बात करते हैं तो वो कब आया था? तो 1983 में। ओके, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to the Panchayati Raj institution, which of the following committee was constituted earliest? कौन सा पहले कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? ओके, जो कि ये सारे के सारे एक्चुअली पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के रिकमेंडेशन से ही रिलेटेड है, उसी के कमिटीज़ है जो कि फॉर्म किया गया था। सबसे पहले अशोक मेहता नहीं आया था, सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी आया था, जो कि अशोक मेहता से पहले सा। देन आफ्टर आया था अशोक मेहता कमेटी, जो कि 1977 में लाया गया था। देन अगर हम बात करते हैं उसके बाद कौन सा कमेटी है? GV राव कमेटी, जो कि 1985 में लाया गया था। एंड LM सिंघवी कमेटी 1986 में। देन आया था थुंगोन कमेटी विच इज़ कम्स इन 1988 एंड देन आफ्टर गडगिल कमेटी। ओके, सो ये सारे कमिटीज़ रिलेटेड है किससे? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से। और ये कब फॉर्म किया गया था पंचायती राज? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। ओके, और कौन से पार्ट में रखा गया था? अभी हमने थोड़ा देर पहले बताया था कि 11th शेड्यूल में रखा गया है इसको। एंड इसमें कितने सब्जेक्ट्स है? तो 29 टोटल सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज consider the following statements with reference to parliamentary proceeding in India. और यहाँ पे क्या पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ आइदर हाउस बट नॉट इन ड्यूरिंग द जॉइंट सिटिंग फॉर बोथ हाउस। इज इट ट्रू? नो, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, बिकॉज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है राइट टू स्पीक है, इनको ये पार्ट भी लिख सकते हैं प्रोसीडिंग में आइदर हाउस, बट जो यहाँ पे नॉट दे दिया ना कि जॉइंट सिटिंग में पार्ट नहीं कर सकते, बट उसमें भी ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो इसके वजह से ये इनकरेक्ट हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। और इवन बट ये वोट नहीं कर सकते। ओके, वोट नहीं कर सकते बट पार्टिसिपेट कर सकते इवन जॉइंट सिटिंग में भी। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है a minister who is not a member of either house cannot participate in the proceeding of any house. is it true? no, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि कोई मिनिस्टर जो है किसी भी मेंबर का अ मिनिस्टर हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस, अगर कोई मिनिस्टर किसी भी मेंबर का पार्टिसिपेट नहीं, सॉरी फिर से इसको देखते हैं। अ मिनिस्टर हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस, कोई मिनिस्टर है फॉर एग्जांपल, वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, फिर भी वो पार्टिसिपेट कर सकता है प्रोसीडिंग ऑफ द हाउसेस, एनी हाउसेस। ओके, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कैन नॉट कितने दिन तक? 6 मंथ तक। ओके, उसके बाद तो उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता। सो सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, नाइदर 1 नाइदर 2 नॉट 2 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पूछा था। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज if a person is elected to both houses of parliament, she must intimate within 14 days in which house she desires to be served. Is it true? no, it's not correct statement, because this statement is not mentioned in the constitution, but it's mentioned in the representation of people act 1951. okay, so first statement is incorrect. Next is the representation of people act explicitly prescribe a rule in case of dual membership. yes, second statement is correct. So answer for this question is option number D, which is statement second statement first is incorrect, but statement second is correct. okay, let's come to the next question, which is experimental advanced superconducting tokamak. okay,
रिएक्टर, टोकमैक रिएक्टर समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ बिलोंगिंग टू विच कंट्रीज, कौन से कंट्री से रिलेटेड है। ओके, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकमैक, ये आर्टिफिशियल सन के रिगार्डिंग है। ओके, आर्टिफिशियल सन के रिगार्डिंग है, और ये कौन से, चाइना ये कर रहा है, डेवलप कर रहा है। ओके, जो कि चाइना के द्वारा किया जा रहा है, एंड जो कि पार्ट होगा ईस्ट जो प्रोजेक्ट है EST, एक्सपेरिमेंटल एडवांस का सुपर कंडक्टिंग टोकमैक प्रोजेक्ट जो है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ईस्ट बोलते हैं, ईस्ट प्रोजेक्ट जो है हमारा वो इंटरनेशनल, ये पार्ट होगा किसका, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर का। किसका, इंटरनेशनल थर्मो, एक सेकेंड, इंटरनेशनल थर्मो एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ओके, इसका पार्ट होगा, एंड ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्टर बनेगा, जो कि ऑपरेट कब होगा, तो 2035 से। ओके, 2035 से ये स्टार्ट होगा। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट हो जाएगा हमारा, दे आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, इट डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। ओके, so first statement is incorrect. Next one is it can be altered only by the parliament to judge's disadvantages after his appointment. Is it true? No, it's not correct statement, because अगर हम बात करते हैं इसके अल्टरेशन के बारे में, so Parliament cannot alter any of these privileges and rights to the judges at disadvantage after his appointment. Okay, so second statement भी हमारा incorrect हो गया. Next one is it is charged on the public account committee. ये भी incorrect हो गया, क्योंकि ये चार्ज किया जाता है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से, ना कि पब्लिक अकाउंट कमेटी से। सॉरी, कॉन्टीजेंसी नहीं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ओके, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ये चार्ज किया जाता है। सो स्टेटमेंट सी भी इनकरेक्ट हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, नन ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, कोई सा भी स्टेटमेंट सही नहीं है। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज बेसिकली इस क्वेश्चन में दिया गया है, दिनेश गोस्वामी कमेटी, वोहरा कमेटी एंड तनखा कमेटी आर ऑल रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है ये पूछा गया क्वेश्चन में। ओके, सो ये किससे रिलेटेड है, तो ये सारे रिलेटेड है इलेक्टोरल रिफॉर्म से। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं दिनेश गोस्वामी कमेटी की, तो ये कब आया था, ये आया था 1990 में। ओके, कब आया था, 1990 में, और ये बेसिकली बात करता है, इट सजेस्ट that a candidate should not be allowed to contest election from more than 2 constituencies. Okay, कैंडिडेट जो है वो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से ज़्यादा से इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। ओके, सो ये इनका रिकमेंडेशन था। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा वोहरा कमेटी। ओके, अगर हम वोहरा कमेटी के बारे में बात करते हैं, सो इन्होंने क्या बोला था, इट स्टडीज the problem of criminalization of politics and nexus among criminals, politicians and bureaucrats in India। और ये कब आया था, 1993 में आया था। ओके, एंड अगर हम तनखा कमेटी के बारे में बात करते हैं, जो कि 2010 में आया था, वो बात करता है हमारा लुक इनटू द होल गैमट ऑफ द इलेक्शन लॉज एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में। ओके, सो ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to Global Energy Alliance for People and Planet, ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लानट, जिसको GEAPP बोलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज इट इज़
a coalition formed by the philanthropic organizations, multilateral institutions, and private companies. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is it aims to reduce carbon emission by 4 gigatons annually by 2030. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C. Both statements are correct. Okay. Next question is with reference to गैलेंट्री अवार्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. गैलेंट्री अवार्ड के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है और यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा. ओके, सो फर्स्ट इज दे आर कन्फर्ड अपॉन एन इंडिविजुअल आफ्टर द फाइनल अप्रूवल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. इज इट ट्रू? नो. ये अप्रूवल किससे लिया जाता है? तो वो लिया जाता है फाइनल अप्रूवल प्रेसिडेंट के द्वारा, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा. सिविलियंस आर नॉट एलिजिबल इन फॉर गैलेंट्री अवार्ड. नो, इट्स ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज सिविलियन को भी गैलेंट्री अवार्ड मिलता है. ओके, सो स्टेटमेंट सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट. नेक्स्ट वन इज ऑल गैलेंट्री अवार्ड्स कैन बी अवॉर्डेड posthumously, मतलब मरने के बाद. yes, so statement third is correct. So answer for this question is option number C. only 3 statement is correct. and अगर हम गैलेंट्री अवार्ड के बारे में बात करते हैं तो वो 2 टाइप से दिया जाता है. एक तो है जो फेस ऑफ एनिमी, जो कि दुश्मनों का सामना करते हैं, जिसमें परमवीर चक्र एंड महावीर चक्र एंड वीर चक्र 3 मिलता है. एंड अगर हम दूसरी टाइप की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन सा, इसमें भी 3 दिया जाता है, जिसमें कि हो जाएगा अशोक चक्र, देन कीर्ति चक्र, देन थर्ड वन इज शौर्य चक्र. ओके, ये 6 टोटल दिए जाते हैं. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन सी. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कैबिनेट कमेटी. ओके, कैबिनेट कमेटी के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? सो फर्स्ट इज, यहाँ पे क्या पूछा? करेक्ट वन. दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इज इट ट्रू? यस. कैबिनेट कमेटी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. ओके, नेक्स्ट वन इज ऑल कैबिनेट कमेटी आर चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर. इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज अगर हम चेयर की कैबिनेट कमेटी का चेयर के बारे में बात करते हैं, जो कि मोस्टली तो करते हैं, मोस्टली प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही किया जाता है, बट सारे नहीं. कुछ कुछ हमारे होम मिनिस्टर्स या फाइनेंस मिनिस्टर भी कर लेते हैं. बट अगर जिसमें प्राइम मिनिस्टर मेंबर हो किसी भी कमेटी के, तो उसको तो चेयर करेंगे प्राइम मिनिस्टर ही. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए. ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर. ओके, let's come to the next question which is Kokborok language sometimes mentioned in the news belonging to which of the following state of India. वो किससे related है? तो वो त्रिपुरा से related है. Okay, so answer is option number C. Let's come to the next question which is question number 62. so इसमें हम बात करते हैं these toys are traditional toys made by the artisans belong to Andhra Pradesh and are made of the wood of अंकुडू ट्री. ओके, अंकुडू ट्री का वुड से बनाया जाता है. रिसेंटली इन दिस इंडिया 76th रिपब्लिक डे ऑफ आंध्र प्रदेश टैब्यू फीचर्ड 400 ईयर ओल्ड क्राफ्ट. वो कौन सा क्राफ्ट हो जाएगा? तो वो हो जाएगा इति कोपाका. ओके, इतिकोपाका टॉयज़, जो कि 4 साल के बाद इसको फीचर किया गया था 76th रिपब्लिक डे ऑफ 76th रिपब्लिक डे के टैब्यू में, जो कि आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया था. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज which of the following collective privileges is provided to the member of the state legislature. ओके, मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर को कौन सा प्रिविलेज जो है प्रोवाइड किया गया है कलेक्टिवली, नॉट इंडिविजुअली. ओके, 2 टाइप से प्रिविलेजेस मिलता है स्टेट लेजिस्लेचर्स को, एक तो इंडिविजुअली और एक दूसरा मिलता है कलेक्टिवली. ओके, तो यहाँ पूछा है कौन सा कलेक्टिवली मिलता है. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज दे कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. ये तो इंडिविजुअल प्रिविलेज है.
ओके, सो फर्स्ट हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव पूछा है, तो फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा इसके लिए, बट ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा. द एग्जम्पशन फ्रॉम द जूरी सर्विस व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज इन सेशन, इज इट ट्रू? यस, ये भी इनकरेक्ट हो जाए क्योंकि ये भी हमारा इंडिविजुअल प्रिविलेज है. द राइट टू receive immediate information on the arrest and detention of the member, yes, this is the correct answer for this question क्योंकि ये collective privileges है, collective privilege है, ओके, ना कि individual. एंड अनदर वन देखते हैं डी. नो मेंबर इज लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट फॉर एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन द स्टेट लेजिस्लेचर और इट्स कमिटी, ये भी हमारा इंडिविजुअल प्रिविलेज है. ओके, सो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के द्वारा कौन सा प्रोविज़न प्रोवाइड नहीं किया जा सकता. ओके, सो क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ये तो किया जाता है, क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स नहीं. क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर किया जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 से, ना कि 50 से, ना कि 51 से, जो कि मेनली होता है पीपल ऑफ मतलब पीपल के लिए. ओके, लाइक हम लोग के लिए. और अगर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की बात करते हैं जो कि होता है पॉलिटिशियन के लिए. ओके, एंड नेक्स्ट वन है रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंडर आता है, इलेक्टोरल ऑफेंसेस में. बट क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स किस में आता है? 50 में. ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट 1950 में. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज consider the following. So there is asking about the passing of how many of the above motions may lead to censure of a minister. कॉलिंग अटेंशन सेंसर नहीं करता है एंड प्रिविलेज करता है, सेंसर करता है. ओके, सो आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर विच इज 2 and 3. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज with reference to the town area committee consider the following statement. और यहाँ पे क्या पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, सो फर्स्ट इज इट इज एन अर्बन लोकल बॉडी सेट अप फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्मॉल टाउन, इज इट ट्रू? yes, it's a correct statement. Next one is it is set up as a statutory body in the concerned state, is it true? yes, it's also correct. So answer for this question is option number C, both 1 and 2 statement is correct. Okay, next question is with reference to legislative council. Okay, consider the following statements. और इसमें क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल के अकॉर्डिंग सब फर्स्ट करेक्ट पूछा है इसमें. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल अ पर्सन मस्ट बी एन इलेक्टोरल ऑफ द असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इन द concerned state, is it true? no, it's not a correct statement. So first statement is incorrect. Next one is a money bill must be returned by the legislative council within 14 days. Yes, it's a correct statement. Next one is a member of legislative council is eligible to become a CM or the minister in the state government. Is it true? no, it's not correct statement क्योंकि वो eligible होता है become the CM of the और minister of the state government कितने महीनों के लिए? 6 month के लिए. ओके, उसके बाद उसको कहीं से भी मेंबरशिप लाना ही पड़ेगा आगे फर्दर कंटिन्यू करने के लिए. ओके, सो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट हो गया. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 इज करेक्ट. ओके, let's come to the next question which is with reference to the money bill in the state legislature. Okay, consider the following statements. और यहाँ पे क्या पूछा? not correct statement पूछा. Okay, so first statement is even if a governor reserve a money bill for the consideration of president, the governor's assent is required
आफ्टर द कंसिडरेशन सच कंसिडरेशन, नो इट्स नॉट करेक्ट, क्योंकि जब गवर्नर रिजर्व करता है मनी बिल को कंसिडरेशन किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए, देन अगर प्रेसिडेंट के पास चला गया तो या तो वो एसेंट दे सकते हैं बिल को या फिर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो एसेंट दे दिए तो वो मनी बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिसके लिए गवर्नर का एसेंट रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ओके। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, एंड सेकंड वन इज द गवर्नर कैन नॉट रिटर्न अ मनी बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, इज इट ट्रू? यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है और यहाँ पे नॉट करेक्ट ही पूछा था, ओके। सो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि करेक्ट पूछा है या नॉट करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज regarding the vice president's role in the chairman of the Rajya Sabha, consider the following statement। और यहाँ पे भी क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा, ओके। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा, he has the ultimate authority in the interpreting constitutional provisions and the rules of procedure for the houses, is it true? Yes, it's a correct statement। next is, his ruling serve as a legally binding process, is it true? यस, सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, द चेयरमैन हैज़ नो पावर टू डिस्क्वालीफाई अ राज्यसभा मेंबर अंडर द 10th शेड्यूल, इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। उनके पास भी पावर होता है डिस्क्वालीफाई करने का। और 10th शेड्यूल का किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया था? 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था 1985 में, उससे ऐड किया गया था, ओके। सो थर्ड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओके। Next question is, consider the following eligibility conditions for becoming a member of a state legislative assembly. So there is asking about the correct statement and first statement is, the candidate must be an elector for any assembly constituency in the concerned state, is it true? Yes, it's a correct statement। Next one is, the candidate must have attained a age of 35 year, is it true? No, it's not, sorry 30 years, no, it's not correct, because अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं, तो उसके लिए एज मिनिमम 25 रखा गया है। बट अगर हम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं तो उसमें मिनिमम 25 रखा गया, ओके। सॉरी 30 है, नॉट 25। काउंसिल में 30 है, बट असेंबली की अगर हम बात करते हैं तो 25 है, ओके। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, ओके। और यहाँ पे क्या पूछा, हाउ मेनी ऑफ द अबव गिवन बेनिफिट्स आर इंजॉयड बाय द नेशनली रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया। नेशनली रिकॉग्नाइज्ड जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ओके। सो फर्स्ट है, दे आर गिवन free electoral rolls by the election commission, is it true? Yes, it's a correct statement। next one, the election symbol of that party cannot be used any other political party in polls across India, yes, it's also correct। कोई भी यूज़ नहीं कर सकता है उसका सिंबल। एंड नेक्स्ट वन इज, दे गेट लैंड और बिल्डिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट टू सेट अप देयर पार्टी ऑफिस, yes, it's also correct। so answer for this question is option number C, option C is the correct answer for this question। next question is, with reference to privileges of the state legislature, which of the following are covered, okay। so privileges के अंदर कौन कौन सा आता है state legislature के? so first is governor, no, it's not comes under। and chairman of the legislative council, legislative assembly का member and member of the legislative council and advocate general of India, ये चारों आते हैं, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें अगर हम देखें तो? सो आंसर विल बी
ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं होगा, तो ये दोनों ऐसे ही ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया और बाकी सब है, तो ऑप्शन नंबर सी 2, 3, 4 एंड 5 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, विच इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा। ओके, सो फर्स्ट वन इज the Rajya Sabha seat are reserved for scheduled caste and scheduled tribes as per the fourth schedule of the Indian Constitution. Is it true? No. उन लोग के लिए इसमें रिजर्वेशन नहीं रहता है। ओके, सो statement first is incorrect. Next one is a member of the scheduled caste or scheduled tribe cannot contest a seat in the Lok Sabha not reserved for them. Is it true? No. इट्स ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि वो कॉन्टेस्ट कर सकते हैं एंड उनके लिए सीट्स भी रिजर्व्ड रहता है। ओके, सो स्टेटमेंट सेकंड भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। सो नेक्स्ट वन इज अ कैंडिडेट कॉन्टेस्टिंग एन इलेक्शन टू द राज्यसभा फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेट शुड बी एन इलेक्टर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट करेक्ट, क्योंकि वो किसी भी जरूरी नहीं है कि उसी स्टेट से हो के नॉट should be elected of the particular state. Okay, so statement third is also incorrect. So answer for this question is option number D. None of the above is correct statement for this question. Next question is recently the Union government has reconstituted the Atomic Energy Commission. In this context, consider the following statement regarding the Atomic Commission. Okay, so इसमें Atomic Commission के regarding कौन सा statement सही है? So first is Atomic Energy Commission has first set up in 1948. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is Secretary to the Government of India in the Department of Atomic Energy is the ex officio chairman of the commission. It's also correct. Next one is total number of the member in the commission shall not less than 3 and not more than 15. Yes, it's also correct. Next one is it is responsible for formulating a policy of the Department of Atomic Energy. Yes, it's also correct. और यहाँ पे correct statement ही पूछा है. So answer for this question is option number D. All statement are correct. Okay. Next question is with respect to term the member of the Rajya Sabha, consider the following statements. So first one is and यहाँ पे क्या पूछा? Correct. Okay, so first statement is the parliament has fixed the term of the office of member of the Rajya Sabha. Is it true? Yes, it's a correct statement. और ये किसके अकॉर्डिंग होता है? सो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट ये कम्स अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951. ओके, और इसमें कितना ईयर का जो फिक्स है? सो वो टर्म होता है 6 ईयर का. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट वन, 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर. येस, इट्स ऑल्सो करेक्ट. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर C. 1 and 2 both are correct. Okay, next question is which of the following items has been placed in the 11th schedule of the constitution. 11th schedule में कौन कौन सा आइटम्स रखा गया? ओके, सो फर्स्ट हमारा हो जाएगा, इसमें करेक्ट पूछा है एग्रीकल्चर, उसी के अंदर आता है जो कि 11th शेड्यूल की अगर हम बात करते हैं उसमें क्या हो जाएगा? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आ जाएगा. ओके, जो कि आप हमें कमेंट में बताइए कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ये लाया गया था. ओके, क्योंकि अभी ही मैंने 2-3 क्वेश्चन में 2-3 बार रिपीटेडली उसको एक्सप्लेन किया है. ओके, सो फर्स्ट तो इसमें आ जाएगा. नेक्स्ट वन इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म, ये भी आ जाएगा. प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन, इट्स कम्स अंडर द 11th शेड्यूल. एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें भी आ जाए. बट मैरिज एंड डिवोर्स की अगर हम बात करते हैं वो नहीं आएगा, वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है. ओके, कॉन्करेंट लिस्ट में, ना कि
पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो कि इसमें नहीं आता है. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज option number D, which is 1, 2, 3 and 4 is the correct answer. But marriage and divorce is पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंडर नहीं आता. ओके. एंड इसके रिगार्डिंग बहुत सारे पॉइंट्स है जो कि इसमें रखे गए हैं, बहुत सारे आइटम्स हैं. सो मैं क्या करूँगी कि इसका लिस्ट आपको अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूँगी. सो आप वहाँ से भी देख सकते हैं और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. ओके. जो कि है रत्नत राया क्लासेस करके उसका भी नाम है. ओके. सो चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू अप्रोप्रिएशन बिल. ओके. और यहाँ पे क्या पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट. सो फर्स्ट वन इज द गवर्नमेंट कैन नॉट विथड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टिल द इनैक्टमेंट ऑफ द appropriation bill. So first statement is correct. Next one is it can be introduced either Lok Sabha और राज्य सभा दोनों में किया जा सकता है. So second statement incorrect हो जाएगा क्योंकि ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं. ओके. So answer for this question is option number A. Only one is the correct answer for this question. Let's come to the next question, which is what is the Glenn rocket which is recently seen in the news? Glenn rocket क्या है? ओके. सो फर्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं. इट इज़ अ पार्शली रीयूजेबल मीडियम लिफ्ट टू स्टेज रॉकेट डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय SpaceX. नो, इट्स नॉट करेक्ट. नेक्स्ट वन इज it is NASA's 3D printed rotating detonation rocket engine. It's also incorrect. It is a partially reusable heavy lift launch vehicle developed and operated by the American company which is Blue Origin. Is it true? Yes, it's a correct statement. So option number C is the correct answer for this question. और अगर हम सो आंसर इसका क्या था? ऑप्शन नंबर सी था. ओके. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज with reference to the cantonment board, consider the following statement. Okay. So first statement is they are under the administrative control of the Ministry of Home Affairs. Is it true? No, it's not correct because cantonment board जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता. ओके. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. इज इट ट्रू? yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number B. Only 2 is the correct. Okay. Next question is under how many of the above following circumstances does the resignation of the council of minister become necessary? किस किस के रिगार्डिंग नेसेसरी हो जाएगा रेजिग्नेशन? ओके. सो यहाँ पे करेक्ट पूछा है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इफ लोकसभा पासिस अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट. यस, तब भी जरूरी हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज इफ द हाउस रिजेक्ट्स द मोशन ऑफ थैंक्स टू द प्रेसिडेंट्स एड्रेस. तब भी हो जाएगा. इफ अ लोकसभा डिफीट अ मनी बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट. तब भी हो जाएगा. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. ऑल 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट. ओके. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज in the context of a Pinaka multi-barrel rocket launcher, consider the following statement. और यहाँ पे क्या पूछा है? नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. ओके. सो फर्स्ट वन इज द पिनाका सिस्टम वॉज फर्स्ट यूज ड्यूरिंग द कारगिल वॉर. यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. और कारगिल वॉर कब हुआ था? 1999 में हुआ था. ओके. सो
फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज इट हैज़ द एबिलिटी टू स्ट्राइक टारगेट लोकेटेड अप टू 150 किलोमीटर अवे. इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज पिनाका की अगर हम बात करते हैं तो पिनाका 1 जो पिनाका MK1 जिसका टारगेट कितना था 38 किलोमीटर था. एंड अगर 2 की हम बात करते हैं, ये हमारा 1 हो गया. एंड अगर 2 की हम बात करते हैं तो उसका कितना था MK2 का 60 किलोमीटर तक का टारगेट था. बट अगर पिनाका 3 की अगर हम बात करते हैं तो उसका कितना है टारगेट? सो अप टू 90 किलोमीटर. ओके, सो यहाँ पे वो 150 किलो दे दिए है. सो इट्स इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इट इज़ डेवलप्ड बाय द DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. इज इट ट्रू? यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. बट यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर A, which is only 1 is the correct answer for this question. Okay, next question is with reference to with respect to लोक अदालत कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. लोक अदालत के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया. सो फर्स्ट वन इज इट हैज़ बिन given statutory status under the Legal Service Authority Act 1987. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is the award by the Lok Adalat is not binding and it is applicable. Is it true? No, it's not correct because it is binding. Okay. सो सेकेंड हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है. एंड नेक्स्ट वन इज देयर इज़ नो स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ procedural laws like the Civil Procedure Code and Evidence Act while assessing the claim of Lok Adalat. Is it true? Yes, it's also correct. So answer for this question is option number P. Only 2 is the correct answer for this question. Next question is consider the following statement with reference to the Blue Ghost mission. Okay, ब्लू घोस्ट मिशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ओके, सो फर्स्ट वन इज द ब्लू घोस्ट मिशन इज लॉन्च्ड बाय द इसरो. इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज इट इज़ लॉन्च्ड बाय द SpaceX जो कि इलॉन मस्क का कंपनी है. ओके, और किस पे लॉन्च हो गया? तो फाल्कन 9 से. ओके, फाल्कन 9 से लॉन्च हो गया जो कि USA का है. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. सेकेंड हमारा क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन इज टू डिलीवर साइंटिफिक पेलोड टू द लूनार सरफेस. इज इट ट्रू? यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन क्या है? सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज विथ रेफरेंस टू द महाकुंभ. ओके, महाकुंभ मेला के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? सो फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं और यहाँ पे पूछा भी क्या है? तो करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा. ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं सो महाकुंभ मेला टेक्स प्लेस आफ्टर द 144th ईयर ओनली एट द प्रयागराज. इज इट ट्रू? यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. प्रयागराज कहाँ पे? यूपी में. ओके, and next one is Kumbh Mela is recognized as by the UNESCO in 2023 as an intangible cultural heritage site. Is it true? No, it's not correct because ये 2023 में नहीं 2017 में इसका रिकग्निशन मिला है यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट का. ओके, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A. Only 1 is the correct answer for this question. बट अगर हम कुंभ मेला के बारे में बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? कुंभ मेला जो है वो नॉर्मली 3 टाइप का होता है. ओके, एक तो होता है महाकुंभ, दूसरा होता है पूर्ण कुंभ. एंड महाकुंभ 144 ईयर के बाद होता है एंड कुंभ मेला 12 ईयर के. और एक होता है अर्ध कुंभ जो कि अर्ध कुंभ 6 ईयर्स में एवरी ईयर होता है. ओके, एंड अगर हम महाकुंभ के बारे में बात करते हैं तो वो कहाँ पे होता है? प्रयागराज, जिसको देव प्रयाग भी बोलते हैं, जहाँ पे अलकनंदा एंड भागीरथी जो रिवर है भागीरथी एंड अलकनंदा जब आके मिलती है यहाँ पे देव प्रयाग बनाती है. उसके बाद गंगा जी का फॉर्मेशन होता है वहीं पे. ओके, तो उसी टाइम उसके बाद ही गंगा जी का फॉर्मेशन होता है. ओके, तो वहीं पे महाकुंभ मेला लगता है. ओके,
प्रयागराज में। एंड नेक्स्ट आ जाता है हमारा पूर्ण कुंभ। ओके, पूर्ण कुंभ की अगर हम बात करते हैं, जो कि 12 ईयर में ईच ईयर होता है और ये 4 जगह पे होता है। ओके कहाँ कहाँ पे? तो फर्स्ट एक होता है हरिद्वार, जो कि गंगा ऑन दी गंगा, एंड होता है उज्जैन, उज्जैन ऑन दी शिप्रा रिवर, एंड नासिक पे होता है ऑन दी गोदावरी रिवर। ओके, एंड नेक्स्ट वन होता है प्रयागराज पे, जो कि गंगा यमुना सरस्वती का मीट होता है वहाँ पे, तीनों संगम पे। ओके, कहाँ पे? प्रयागराज में गंगा यमुना एंड सरस्वती तीनों का संगम पे। ओके, ये चारों जगह पे होता है। एंड अर्धकुंभ की अगर हम बात करते हैं, अर्धकुंभ 2 जगह पे होता है, एक तो होता है हरिद्वार में और दूसरा होता है प्रयागराज में, वो भी 6 ईयर के ड्यूरेशन इंटरवल में। ओके, सो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग द कुंभ मेला, जो कि अभी 2025 में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था। ओके, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, नॉट बी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ an electronic voting machine EVM is a simple electronic devices used to record vote in place of ballot paper and boxes. In this context, consider the following statement. और यहाँ पे पूछा क्या, how many of the above given are advantages of the ईवीएम ओवर द ट्रेडिशनल बैलेट बॉक्स सिस्टम? का एडवांटेज क्या है ईवीएम आने से? ओके, सो फर्स्ट है इट एलिमिनेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ इनवैलिड वोट्स, करेक्ट। इट मेक्स द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग वोटर मच फास्टर, करेक्ट, वोट्स मच फास्टर, करेक्ट। इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ printing almost nil, as only one sheet of ballot paper is required for each polling station. It's also correct. So answer for this question is option number C. All 3 are correct. Okay, let's come to the next question, which is the power to appoint delimitation commission for the delimitation of constituencies is conferred on किसके में है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा किया। ओके, और ये कहाँ से आया है? तो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट, जो कि 2002 का है, उससे लिया गया। ओके, सो फर्स्ट, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज which of the following statement is correct regarding the legislative council? Okay, legislative council के according कौन सा statement सही है? So first one is currently 7 states have created the legislative council. Is it true? No, it's not correct statement, because ये 7 नहीं, 6 state के पास है legislative, sorry 6 state के पास है legislative council, और वो कौन कौन है? एक तो यूपी एंड बिहार, देन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, एंड और 2 हो जाएंगे आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ओके, ये 6 के पास है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट है देयर आर नो नॉमिनेटेड मेंबर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। इज इट ट्रू? नो, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी मेंबर्स होते हैं, और वो कौन नॉमिनेट करते हैं? तो वो नॉमिनेट किया जाता है गवर्नर के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर, साइंस एंड आर्ट एंड सोशल सर्विसेज। ओके, इसके अकॉर्डिंग। सो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी था। नेक्स्ट वन, 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ अ स्टेट। इज इट ट्रू? नो, इट्स ऑल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल डिपेंड्स ऑन द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। यस, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड अगर हम स्टेटमेंट थर्ड की बात करते हैं, तो उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंबर्स का जो इलेक्शन का होता है, सो वो है 1/3 ऑफ मेंबर आर इलेक्टेड बाय द 1/3 जो मेंबर है वो इलेक्टेड किसके द्वारा होता है? मेंबर ऑफ असेंबली के द्वारा। ओके, एंड अनदर 1/3 जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? सो कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर ऑफ म्यूनसिपैलिटी एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड
एंड अदर लोकल अथॉरिटीज़ इन दिस स्टेट, ओके। एंड 1/12 की अगर हम बात करते हैं तो वो किसके द्वारा, इलेक्टोरल कंसिस्टिंग ऑफ द टीचर्स एंड 1/12 ऑल्सो फॉर registered graduates, okay, by the registered graduates, okay. So statement third C भी incorrect है इसकी वजह से, and first answer for this question is option number D only is the correct statement for regarding the legislative council, okay. Let's come to the next question, which is with reference to the reservation of seats in the panchayat as provided under the India, consider the following statements are correct, okay. और यहाँ पे क्या पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जिसमें कि पूछा है नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, ओके। नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। सो फर्स्ट वन इज, अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, सीट फॉर द SC एंड ST आर टू बी रिजर्व्ड इन एवरी पंचायत इन द proportion of their population to the total population in the panchayat area. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is, of the seat reserved for the SC and ST, not less than 1/3 of the seats to be reserved for women belonging to the respective category. Yes, it's also correct. Next one is, to legislature of the state can make any provision for reservation of seats in the any panchayat in favor of backward classes. Is it true? Yes, it's also correct. And अगर हम पंचायती राज के बारे में बात करते हैं तो वो फर्स्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट था जहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लागू किया गया था, तो वो था नागौर डिस्ट्रिक्ट, ओके। नागौर डिस्ट्रिक्ट जो कि कहाँ पे ये है, सो राजस्थान में, जो कि सबसे पहले पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया था, ओके। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ट्रांसपेरेंट इलेक्शन प्रोसेस, ओके। कौन क्वेश्चन क्या है, सो यहाँ पे पहले पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट, ओके। और क्वेश्चन क्या है, द ट्रांसपेरेंट इलेक्शन प्रोसेस आर क्रिटिकल टू एनी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्शन प्रोसेस, ओके। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज, according to the constitution, there can be no longer than 6 months between the last session of the dissolved Lok Sabha and the recalling of new houses. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is, the model code of conduct comes immediately into effect after the announcement of the election schedule. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C. Both statement is correct for this question. Next question is, sorry guys, थोड़ा disturbance है खांसी की वजह से। So इसमें क्या पूछा है, consider the following statements regarding the taxation power of the union and state, okay. So यहाँ पे correct statement पूछा है। First statement is, the parliament exclusively has the authority to impose taxes on subjects listed under the concurrent list. Is it true? No, it's not correct statement, because concurrent list में state and center दोनों मिला के इम्पोज कर सकते हैं टैक्सेस, ना कि ओनली सेंटर, ओके। सो यहाँ पे सिर्फ पार्लियामेंट का बोला है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, स्टेट लेजिस्लेचर्स होल्ड द पावर टू लेवी टैक्सेस ऑन मैटर्स नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट। इज इट ट्रू? नो, इट्स ऑल्सो इनकरेक्ट, बिकॉज ये स्टेट लेजिस्लेचर नहीं करेगा, पार्लियामेंट करेगा, ओके। क्योंकि जो भी चीज़ पहले बात तो 7th शेड्यूल में ये 3 लिस्ट है, सेंटर या फिर यूनियन बोल सकते हैं उसको, यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, एंड थर्ड वन इज़ कॉन्करेंट लिस्ट, ओके। तो जो यूनियन लिस्ट है उसमें यूनियन लिस्ट जितना भी मेंशन है वो सारा सेंटर उसमें लॉ बनाएगा, एंड स्टेट लिस्ट वाला में स्टेट एंड कॉन्करेंट में दोनों मिल के, ओके। बट अगर कोई भी ये तीनों में से किसी के अंदर में मेंशन नहीं है कोई भी चीज़, तो वो उसके रिगार्डिंग कौन रूल्स और रेगुलेशंस बनाएगा, तो वो पार्लियामेंट बनाएगा, ओके। सो स्टेटमेंट सेकंड भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी,
None of the above is correct answer for this question. Okay, let's come to the next question, which is which of the following statement is not correct in the context of prorogation of the session of parliament. Okay, so first statement हमारा है prorogation does not affect the bill pending before the Lok Sabha. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one, but यहाँ पे क्या पूछा है? Not correct statement पूछा. Okay, यहाँ पे क्या पूछा है? नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा. ओके, सो इसमें क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा सही है. सेकंड, इन जनरल द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस इशूड अ नोटिफिकेशन फॉर द प्रोरोगेशन. इज इट ट्रू? नो. प्रोरोगेशन का नोटिफिकेशन किसके द्वारा सेंड किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा. सो सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट हो जाएगा द पेंडिंग नोटिस अदर दैन दोज फॉर इंट्रोड्यूसिंग बिल लैप्स ऑन प्रोरोगेशन. करेक्ट. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोरोग्यू द हाउस वाइल इन सेशन. यस, इट्स ऑल्सो करेक्ट. So answer for this question is option number B, because there is asking about the not correct statement. Okay, next question is UTs are represented in the Lok Sabha by the, ये किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? तो डायरेक्टली इलेक्टेड MPs के द्वारा. ओके, सो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. और यहाँ पे क्या पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, सो फर्स्ट, अ यूनियन मिनिस्टर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट. इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि यूनियन मिनिस्टर जरूरी नहीं है कि वो मेंबर हो पार्लियामेंट का एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट. वो 6 मंथ तक ऐसे भी रह सकता है एंड उसके बाद बट मैंडेटरी हो जाएगा. अगर 6 मंथ के बाद वो कहीं से जीत के नहीं आते हैं तो वो फिर वहाँ से हटा दिए जाएंगे. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा. अ मिनिस्टर, इसमें ऐसे देख सकते हैं, अ मिनिस्टर हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months शैल सीज टू बी अ मिनिस्टर. 6 महीने के लिए बन सकते हैं, बट सच अ मिनिस्टर कैन रिमेन एज अ मिनिस्टर फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ. सिर्फ 6 मंथ के लिए विदाउट बींग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बिना MP बने भी. ओके, नेक्स्ट वन इज the constitution provide detail regarding the removal of the union minister. Is it true? Yes, it's a correct statement. और ये अंडर आर्टिकल किसके है? तो 75 क्लॉज 2 के अंदर ये दिया गया है. ओके, सो स्टेटमेंट सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा. एंड अगर हम 74 आर्टिकल के बारे में बात करते हैं, ये बात करता है there shall be a council of minister with prime minister at the head to aid and advise of the president, who shall in exercise of his function act in accordance with such advices. Okay, so answer for this question is option number B. Only 2 is the correct statement for this question. Next question is regarding the election of member to the स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. और यहाँ पे क्या पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज 1/6 ऑफ द मेंबर आर इलेक्टेड बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोकल बॉडीज. इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट 1/6, ये 1/3 होता है. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज 1/12 ऑफ द मेंबर are chosen by graduates who have resided in the same state at least 3 years. Is it true? No, ये 1/12 ही है एंड ग्रेजुएट्स के द्वारा किया जाता है, बट ओनली एटलीस्ट 3 years नहीं, वो विद इन स्टेट ही होना चाहिए. ओके, विद इन स्टेट, स्टेट के बाहर के नहीं होना चाहिए, या फिर वहाँ हमेशा से रह रहे हो, ना कि 3 years से. ओके, सो सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. एंड नेक्स्ट इज 1/3 of the member are elected by the Lok Sabha MPs from that particular state. Is it true? No, it's also incorrect, because 1/3
are elected by the members of legislative assembly of the state from amongst people who are not member of the assembly. ओके, सो ये भी स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. एंड अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में इसमें क्या था कि 1/3 इलेक्टेड मेंबर होना चाहिए था लोकल बॉडीज़ का, लाइक म्यूनसिपैलिटी एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एट्सेट्रा. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ऐसे भी गलत था क्योंकि वहाँ पे 1/6 दे दिया था. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी. नन ऑफ द above is correct statement for this question. Let's come to the next question, which is in the context of Indian polity, consider the following statement regarding the legislative assemblies. Okay, so first statement इसमें क्या है और यहाँ पे पूछा क्या है, तो पहले तो इसमें पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव असेंबलीज. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन अक्रॉस द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ state is mandated directly by the constitution. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next statement is the 105th Constitution Amendment 2019 seized the reservation of seats of Anglo-Indian constituencies, Indian constitutions, constituencies, communities. Sorry, Indian communities. Is it true? No, it's not correct statement because ये 105 नहीं 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से किया गया था. ओके, सो स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा. बट अगर हम बात करते हैं, आप हमें कमेंट में ये बताइए कि 105th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या किया गया था. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए. ओनली वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is our qualification for being appointed as a judge of the Supreme Court? क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए. ओके, और यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. सो फर्स्ट इज he should be more than 35 years of age. Is it true? देखते हैं. नेक्स्ट वन इज he should have been a judge of a high court or high court in succession of 5 years. Yes, it's a correct statement. Next one is he should have been an advocate of a high court or high court in succession of for 10 years. Yes, it's also correct. But अगर हम इसकी बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो उसमें क्या होगा, उसका एज कितना होना चाहिए 35, ऐसा यहाँ पे बोला गया. बट ऐसा नहीं है बिकॉज 35 ईयर एज ऐसा यहाँ बोला गया है, बट ऐसा नहीं है क्योंकि एज का कहीं मेंशन ही नहीं है. नॉट प्रिस्क्राइब्ड किया गया, मतलब एज प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, नॉट प्रिस्क्राइब्ड. ओके, सो स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट हो जाएगा. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज करेक्ट. ओके, correct answer for this question. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the office of office of speaker of the Lok Sabha. Okay, office of the speaker of the Lok Sabha regarding कौन सा statement सही है. So first statement is the speaker is being member of the ruling party vacate his office after the election of the new speaker to avoid interregnum. Is it true? No, it's not correct क्योंकि ये अपॉइंटमेंट के तुरंत बाद नहीं चले जाते हैं जब तक फर्स्ट मीटिंग नहीं होता है. फर्स्ट मीटिंग जब होता है उसके बाद ये जाते हैं. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज आउट गोइंग स्पीकर डिसाइड द डेट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द नेक्स्ट स्पीकर आफ्टर द convening of the Lok Sabha. Is it true? No, it's also incorrect statement because speaker is elected by the Lok Sabha from amongst its members. The date of election of the speaker is fixed by the president. Okay, so ये statement भी incorrect हो जाएगा. and speaker का ruling जो है 94th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये दिया गया है कि whenever the house of the people
is dissolved, the speaker shall not be vacate his office until immediately become the first meeting of the houses of the people after the dissolution. Okay, जब तक first meeting ना होगा तब तक dissolution नहीं होगा speaker का. Okay, so answer for this question is option number D. Neither one, neither two is the correct answer for this question. Next question is with reference to म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सो यहाँ पे क्या पूछा है? सो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा. ओके, फर्स्ट वन इज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आर क्रिएटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिग सिटीज लाइक मुंबई, Delhi, Kolkata, etc. Yes, it's a correct statement. Next one is there is a common act for all municipal corporation in a state. Is it true? No. कॉमन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. ओके, सो फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट वन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैज़ 3 अथॉरिटीज नेमली द काउंसिल द स्टैंडिंग कमिटी एंड द कमिश्नर. येस, इट्स ऑल्सो करेक्ट. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Next question is with reference to CM's role in the Council of Ministers, consider the following statements. The first one is the CM has the authority to allocate portfolio among the ministers. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one, death of the CM result in the automatic dissolution of the Council of Ministers. Is it true? Yes, it's also correct. Okay, so answer for this question is option number C, which is both statement are correct. Okay, let's come to the next question, which is with reference to the Union Cabinet Committee, consider the following statement. और यहाँ पे क्या पूछा है? So correct पूछा. ओके, so first one is sorry, यहाँ पे correct statement पूछा. ओके, so first statement is the decision taken by this committee are automatically binding on the cabinet. Is it true? No, it's not correct statement क्योंकि ये binding नहीं होता है. ओके, so नॉन बाइंडिंग नेचर का होता है. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज ओनली कैबिनेट मिनिस्टर आर एलिजिबल टू द मेंबर ऑफ दिस कमिटी. इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट करेक्ट स्टेटमेंट ऑल्सो बिकॉज कैबिनेट मिनिस्टर के अलावा नॉन मिनिस्टर भी इसमें मेंबर बन सकते हैं. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन नंबर डी. ओनली neither 1 nor 2 is the correct answer for this question. सो थैंक यू सो मच गाइस. आज के लिए कंप्लीट होता है हमारा जो टेस्ट 2 था वो कंप्लीट हो गया. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.